नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ बिजनेस स्टैंडर्ड एंड फाइनेंशियल एक्सप्रेस का एनालिसिस वीडियो। यहाँ पे हम बिजनेस न्यूज़पेपर्स के जो सबसे बेस्ट आर्टिकल हैं उन्हें पिक करके एनालाइज करते हैं और सिंपल भाषा में समझते हैं कि हमारी लाइफ पर और हमारे देश पर क्या इम्पैक्ट होगा किसी भी बिजनेस या फाइनेंशियल इकोनॉमिक इवेंट से। ऐसे आर्टिकल्स, ऐसे कंटेंट अगर आपको पसंद है तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे कंटेंट हम रोज़ अपलोड करते हैं। शुरुआत करूँगा मैं आज के सबसे पहले आर्टिकल से। हम डिस्कस करेंगे कि ये आर्टिकल क्या है और इससे इम्पैक्ट क्या पड़ा हमारी लाइफ पर। डिफेंस स्टॉक्स की यहाँ बात हो रही है और डिफेंस स्टॉक्स में अगर आप देखें तो वापस से कमबैक आना शुरू हुआ है। डिफेंस स्टॉक्स कई दिनों से आप देखेंगे सिर्फ नीचे ही जा रहे थे, लगातार डाउनटर्न पे थे एंड अब यहाँ पे कम बैक की बात हुई है, मतलब एक पुल बैक की बात चल रही है जब स्टीप फॉल आया है उसके बाद। डिफेंस स्टॉक्स, डिफेंस कंपनीज इंडिया में मैं बोलूँगा पिछले 2 से 3 सालों से बहुत ही बढ़िया रिटर्न दे रही हैं। फाइनली इंडिया में डिफेंस को लेके जितने भी बजट्स आ रहे हैं गवर्नमेंट के, जितनी भी स्पेंडिंग हो रही है वो इंडियन कंपनी के जेब में भी जा रही है। इंडियन कंपनीज भी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। जैसे कोचिन शिपयार्ड है, 10% ऊपर था ये कल। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, मैजगॉन डॉक एंड पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज 5% या उससे ज़्यादा ऊपर थे। एक्सपर्ट्स का क्या कहना है यहाँ पर? एक्सपर्ट्स का कहना है कि डिफेंस स्टॉक्स काफ़ी बढ़िया यहाँ पे करेक्शन हो गया था ऑलरेडी एंड वैल्यूएशंस सही हो गए थे करेक्शन के बाद। तो जो बॉयंट सेंटिमेंट है इक्विटी मार्केट में, इसकी वजह से बाइंग आई इस सेक्टर में भी, क्योंकि कल ओवरऑल मार्केट में भी काफ़ी स्टॉक्स बाय हुए, तो इनमें भी बाइंग देखने को मिली। और फेडरल रिजर्व का जो रेट कट आया है और इन्वेस्टर्स का जो स्पेकुलेशन था प्रॉमिसिंग रिटर्न्स का, ये इसका रिएक्शन है। कई इन्वेस्टर्स जो थे वो कह रहे थे कि फॉल आना ज़रूरी है। मैं बता दूँ डिफेंस कंपनीज पे कुछ कुछ ऐसे ब्रोकर्स हैं, उन्होंने तो 80% नीचे के टारगेट दे दिए थे कि तो 80% गिरने वाले हैं इस तरीके से। बट यहाँ पे अच्छी रैली देखने को मिली। कोचिन शिपयार्ड अगर आप देखेंगे तो ये FTSE ऑल वर्ल्ड इंडेक्स में आ चुका है। ये एक इंडेक्स है, इसमें ये शामिल हो चुका है, जिसके बाद 10% की मूवमेंट देखने को मिली। क्यों? क्योंकि इसके बाद इसमें करीब $30 मिलियन की बाइंग आ सकती है इस इंडेक्स में आने के बाद। $30 मिलियन विच ट्रांसलेट्स टू डजंट ट्रांसलेट टू अ लॉट, मैं ये कहूँगा। बट ओवरऑल स्टिल 250 करोड़ की इसमें बाइंग देखने को मिल सकती है अभी। और इवन दो दी स्टॉक्स और रैली ऑन फ्राइडे, ज़्यादातर ने फ्राइडे को रैली देखी, लेकिन काफ़ी अभी ये नीचे हैं अपने 3 मंथ के हाई से। जैसे कि करीब करीब 27% तक नीचे हैं कुछ स्टॉक्स। भारत डायनामिक्स, पारस डिफेंस स्पेस टेक्नोलॉजीज, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, इन्होंने तो सबसे ज़्यादा डिक्लाइन देखा है इस पीरियड में, सबसे ज़्यादा ये नीचे आए हैं। ज़्यादातर ब्रोकरेजेस की सेल रेटिंग है इन स्टॉक्स पर, क्योंकि ये ओवर वैल्यूड थे उन ब्रोकर्स के अकॉर्डिंग। इनका जो पी रेशियो है काफ़ी बढ़ गया था जब स्टॉक्स मल्टीफोल्ड इंक्रीज हो गए। एंड रैली फ्यूल था बाय गवर्नमेंट का फोकस, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट क्योंकि बहुत डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करने लगी और इन सब के पास ऑर्डर पे ऑर्डर आने लग गए, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हमने देखने को मिला कि इन्होंने परफॉर्म भी किया। कोचिन शिपयार्ड एक साल में 250% बढ़ गया। जिसने एक शेयर खरीदा वो 250% के रिटर्न पे बैठा हुआ था अभी 2 महीने पहले, एंड अभी भी बहुत अच्छे रिटर्न पे ही होगा ऑफ कोर्स। तो इससे फ़र्क क्या पड़ता है? देखिए, ऐसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि हर इंसान को ये इससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला है डिफेंस स्टॉक्स अगर अच्छा कर रहा है। लेकिन आप अगर कोई एसआईपी करते हैं जहाँ पे म्यूचुअल फंड इस इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है डिफेंस के, तभी आपके रिटर्न्स को काफ़ी इम्पैक्ट कर सकता है अगर डिफेंस में अच्छी मूव आए या ना आए। एंड ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो हर इंसान को इससे ज़्यादा नहीं फ़र्क पड़ने वाला। बट येस, डिफेंस इंडिया की इंडस्ट्री काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है, नए-नए ऑर्डर बुक्स बढ़ते जा रहे हैं इनके, तो काफ़ी देश को काफ़ी इससे फ़ायदा है। हमारे जीडीपी में भी इसका कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, डॉलर्स में भी हमें फ़ायदा होगा और कुछ दिन में हम वेपन्स बना करके दूसरे कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट भी करने लगेंगे भारी मात्रा में, अभी भी करते हैं, लेकिन अच्छा खासा शेयर हम ले पाएँगे ग्लोबल। आते हैं अगले आर्टिकल पे। जियो एंड एयरटेल लूज यूजर्स आफ्टर 2.5 ईयर्स। 2.5 साल बाद ऐसा हुआ है कि जियो एंड एयरटेल से यूजर्स कम हो गए हैं। यस, लोगों ने जियो और एयरटेल दोनों के सिम को बंद कर दिया एंड बीएसएनएल ने यहाँ पे गेन किया है 2.9 मिलियन, करीब 29 लाख लोग ने बीएसएनएल के सिम को सब्सक्राइब किया है। तो ये काफ़ी चौंकाने वाला डेटा है। मैं अगर आपको बताऊं, काफ़ी हमें टैरिफ हाइक्स देखने को मिले, प्राइजेस बढ़े हैं जुलाई में, और इसकी वजह से रिलायंस जियो एंड भारती एयरटेल दोनों को कुछ सहना पड़ा है कॉस्ट के टर्म्स में अगर आप देखो, क्योंकि इन्होंने प्राइस बढ़ाए थे तो लोगों ने, करीब 29 लाख लोगों ने स्विच कर लिया बीएसएनएल पे। एंड स्टेट ओन्ड बीएसएनएल सबसे बड़ा गेनर रहा है, पहली बार 2.5 साल में ऐसा देखने को मिला। एंड बीएसएनएल ने रिकॉर्ड किए हैं 29 लाख यूजर्स
एंड जियो, भारती एंड वोडाफोन, इन्होंने अपने मोबाइल सर्विसेज प्लान रेट को करीब 10 से 27% तक बढ़ा दिए फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में। भारती एयरटेल को करीब 17 लाख सब्सक्राइबर्स का नुकसान हुआ है, जो हाईएस्ट है। वोडाफोन आइडिया, जियो ने, देखिए वोडाफोन आइडिया के पास 14 लाख लोग गए हैं यहाँ से, एंड जियो के पास से भी 7,60,000 लोग गए हैं, और ये गए हैं किसके पास, ज़्यादातर बीएसएनएल के पास। तो टेलीकॉम सब्सक्राइबर बेस मार्जिनली डिक्लाइन हुआ है टू 1.169 बिलियन इन जुलाई फ्रॉम 1.170 बिलियन इन जून। तो मार्केट शेयर की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं बीएसएनएल के पास 7.6% का मार्केट शेयर है। जियो यहाँ पे लीडर है, करीब 40% से भी ज्यादा मार्केट कैप्चर करके बैठा है। एयरटेल 33% मार्केट कैप्चर करके बैठा है। वोडाफोन के पास अभी भी 18.5% का मार्केट है। तो ग्रोथ देखने को मिली बीएसएनएल में जो सबसे ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है, हम सोच ही नहीं सकते थे। आते हैं अगले आर्टिकल पे। वीकेंड हाई स्ट्रॉन्ग एफपीआई इनफ्लोज लिफ्ट इक्विटीज एंड रुपी। देखिए ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया में आप देखिए स्टॉक मार्केट में लगातार बाइंग आ रही है, लगातार। आप देखेंगे म्यूचुअल फंड्स, हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बाय कर रहे हैं, एंड रिटेल तो बाय कर ही रहा है आई थिंक काफ़ी। साथ ही साथ अब फॉरेन इन्वेस्टर्स भी फाइनली आना शुरू हो गए हैं, और वो भी काफ़ी भारी मात्रा में। आप देखिए फॉरेन इन्वेस्टर्स की बाइंग की वजह से इंडियन इक्विटी बेंचमार्क ने फ्राइडे को नया हाइट रीच किया है। इंट्राडे भी और क्लोजिंग लेवल पे भी फ्राइडे को बहुत बढ़िया निवेश आया है बाहर से, जहां पर 2 महीने के हाई पे पहुंच चुका है रुपी भी अगेंस्ट डॉलर। तो एफपीआई ने रिकॉर्ड किया लार्जेस्ट सिंगल डे इक्विटी परचेज फरवरी 24 2021 के बाद से अब जाके ये सबसे बड़ा इक्विटी इन्वेस्टमेंट है सिंगल डे का बाई एफआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। 14,064 करोड़ की बाइंग आई है इंडिया के स्टॉक्स में, और यही रीजन है कि स्टॉक मार्केट कल इतना ऊपर था, इतना बढ़िया रिटर्न दे रहा था। एंड यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है सबसे पहले तो कि 2 मोर रेट कट्स आएंगे, यूएस फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर घटाए जाएंगे 2 और कमिंग मंथ्स में। तो जो इनका एपेटाइट है रिस्कियर एसेट्स का, ये और यहाँ पे बढ़ गया। यूएस जॉबलेस क्लेम्स भी डिक्लाइन हुई है। तो देखिए इस पैराग्राफ का मतलब मैं सिंपल तरीके से बता देता हूँ। बाहर से निवेश इंडिया में आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि सबसे पहले तो बाहर पैसा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो गया। वो लोग को पहले लोन मिल रहा था किस रेट पे, 6%, 7%, 8% पे, अब इनको कम पे मिलना शुरू होगा। तो इनको आप देखिए कि जो फिक्स इंटरेस्ट मिल रहा था वो भी अब कम हो जाएगा मिलना, जिसकी वजह से अब क्या है, ये थोड़े रिस्की एसेट्स में इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, और इसीलिए इंडिया की इक्विटी में काफी बाइंग देखने को मिली। रुपए की मैं बात करूं, रुपया अब 2 मंथ के हाई पे चल रहा है अगेंस्ट डॉलर। रुपए में भी बहुत बढ़िया रिकवरी आई। क्यों आई? स्टॉक मार्केट बढ़ा, बाहर से निवेश आया, रुपया भी बढ़ गया। क्योंकि बाहर से जो निवेश आया उन लोगों ने रुपया को खरीदा, डॉलर को बेचा कन्वर्ट करने के लिए। तो जब आप रुपए को खरीदोगे उसकी डिमांड बढ़ेगी, तो प्राइस भी बढ़ेगा रुपए का। तो डॉलर के अगेंस्ट कल रुपया भी इसलिए काफी स्ट्रांग हुआ है। एंड यहाँ पे आप देखिए सेंसेक्स क्लोज हुआ करीब 84,544 रुपए, 1360 पॉइंट ऊपर था सेंसेक्स, एंड निफ्टी करीब 375 पॉइंट ऊपर था। एंड दोनों इंडिसेस ने बेस्ट सिंगल डे गेन दिया है सिंस 12 सितंबर। इस वीक की अगर मैं बात करूं तो सेंसेक्स 2% ऊपर था, एंड निफ्टी ऊपर था 1.7%। इनका सेकेंड स्ट्रेट वीक ऑफ गेन रहा है ये। तो मार्केट कैप भी इंडियन मार्केट की अच्छी खासी बढ़ चुकी है। अब सितंबर के महीने में नेट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने बाय किया है करीब 46,260 करोड़ के शेयर्स को। ये हाईएस्ट है सिंस जून 2023। एंड इसकी वजह से रुपए को भी काफी मजबूती देखने को मिली। तो देखिए हमने ये भी सीखा कि स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है अगर बाहरी निवेश आने से, तो रुपया भी मजबूत होगा। लेकिन अगर स्टॉक मार्केट सिर्फ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की मदद से बढ़ रहा है तो रुपए को कोई फर्क नहीं पड़ता स्टॉक मार्केट के बढ़ने से। उन्हें तब फर्क पड़ेगा जब बाहरी निवेश इंडिया में आएगा, जब रुपए को वो खरीदेंगे और उससे इन्वेस्ट करेंगे हमारे इंडियन मार्केट्स में। तो यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंटरवीन किया फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। इन्होंने डॉलर्स को बाय किया और रुपी अप्रिसिएशन को थोड़ा कम किया। रुपी ने एक्सटेंड किया अपने गेन को, क्योंकि इन्फ्लोज अलग अलग जगहों से आ रहे हैं। 2-3 महीने पहले से हम डिस्कस कर रहे थे कि रुपया कैसे कमजोर हुआ जा रहा है, और हमने 2 रीजन डिस्कस किए थे हमारे न्यूज़पेपर्स में। पहला रीजन था सबसे पहले तो क्रूड ऑयल, क्योंकि हम इसकी पेमेंट्स कर रहे थे तो पेमेंट तो डॉलर में करनी है, तो हमारा यहाँ पे रुपया कमजोर होता हुआ नजर आया। दूसरा हम ये भी देख रहे थे कि इस टाइम पे जितने भी इन्वेस्टर्स थे
वो इंडिया से अपने स्टॉक्स को, इन्वेस्टमेंट्स को बेच के पैसा लेकर जा रहे थे इंडिया से। तो उसकी वजह से भी प्रेशर था रुपये के ऊपर। बट दोनों चीज़ें हमें अभी सॉल्व होती हुई नजर आई, तो रुपया भी यहाँ पे बढ़िया रिकवर हुआ है। एंड पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि रुपया यहाँ पे सस्टेन करे और यहीं पे कुछ दिन एटलीस्ट ट्रेड करे। तो ये वन ऑफ द बेस्ट वीक रहा है इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए। एंड आई होप कि जितने भी लोग मेरी वीडियो को देखते हैं सबके पोर्टफोलियो में भी काफ़ी बढ़िया रिटर्न रहे होंगे पिछले 2 महीनों में। मैं ट्रेडर्स की बात नहीं कर सकता, लेकिन जितने इन्वेस्टर्स हैं जो पेशेंटली स्टॉक्स को होल्ड कर रहे हैं, उन्होंने काफ़ी बढ़िया रिटर्न कर लिया होगा। फिजिक्स वाला's valuation swells 2.5x to $2.8 billion। अब देखिए, फिजिक्स वाला जो एक कोचिंग सेंटर है, इनका वैल्यूएशन करीब 2.5 गुना बढ़ करके $2.8 बिलियन हो चुका है। इन्होंने पैसा रेज किया है करीब करीब $210 मिलियन। ये कितना होगा? ये होगा, मान लीजिए, करीब करीब मैं कहूँगा 1700 करोड़ रुपए। यस, इन्होंने इतना पैसा रेज रेज किया है और ये लार्जेस्ट एड टेक फंड रेज है पिछले 2 साल का। और इनकी वैल्यूएशन हो चुकी है $2.8 बिलियन। तो 2 गुना से भी ज़्यादा इंक्रीज आया इनके वैल्यूएशन में। नोएडा हेडक्वार्टर्ड एजुकेशन कंपनी है। एंड फ्राइडे को इन्होंने अनाउंस किया कि ये क्लोज कर रहे हैं इस डील को। एंड देखिए, एक चीज़ हमें ये लगती है कि इंडिया में एक फिजिक्स वाला है, ये इसका काम क्या है कि बच्चों को ये क्लासेस दे रहा है, कोचिंग दे रहा है किस चीज़ के लिए? आईआईटी जेईई या आप एम्स या एनईईटी के लिए प्रिपरेशन कर लीजिए, इन सारी चीज़ों के लिए प्रिपेयर करवा रहा है बच्चों को। बट प्रॉब्लम ये है कि हम जैसे देखते हैं ना कि यूएस में हेल्थ केयर काफ़ी ज़्यादा कमर्शलाइज्ड है। वहाँ पे हेल्थ केयर एकदम प्रॉपर बिजनेस है। लोग परेशान हो जाते हैं, अगर वो बीमार हो जाए, लोगों का घर बिक जाता है छोटी छोटी बीमारियों में। अब वैसे ही इंडिया में एजुकेशन का हाल हो गया है। एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा कमर्शियल हो गया है इंडिया में। आप ये देखिए, ये तो कोई कॉलेज भी नहीं है, राइट? ये कोई कॉलेज नहीं है जो बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, कोई डिग्री दे रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है, स्किल्स दे रहा है। ये वहां तक जाने के लिए सिर्फ बच्चों को कोचिंग दे रहे हैं। एंड इनकी वैल्यूएशन देखिए, $2.8 बिलियन है। ये ऑलमोस्ट 25,000 करोड़ के करीब की वैल्यू है। तो कितना फायदा हो रहा है एक ऐसे इंस्टीट्यूशन को जिनका रिजल्ट अगर आप देखें ओवरऑल, तो मैं कहूँगा कि अगर आईआईटी एंड मेंस में या फिर कहीं भी अगर आप नीट की भी बात करें, क्योंकि वहाँ सीट्स फिक्स्ड है, तो आप अगर 1 करोड़ बच्चों को भी पढ़ाएंगे, कितना ही अच्छा पढ़ाएं, बच्चे सिर्फ उतने ही सिलेक्ट होने हैं जितना पहले, जितनी हमारे पास सीट्स हैं, जो बहुत ही कम है। एंड ये ऐसा प्रोडक्ट मतलब सेल कर रहे हैं जहाँ पे आप लेने के बाद आपके सक्सेस होने के चांसेस एक्चुअली वैसे भी बहुत कम है। एंड स्टिल दे आर डूइंग सो वेल। सो इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट येस, आई थिंक यहाँ पे कोचिंग सेंटर का इतना बड़ा वैल्यूएशन दिखना इज नॉट वेरी नॉर्मल। आते हैं अगले आर्टिकल पे। आईएमएफ मस्ट एंड इट्स डिस्ट्रक्टिव सरचार्जेस। यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग मैं बात बताने वाला हूँ। हमने देखा था अभी पिछले साल से हम डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान किस तरीके से ना आईएमएफ से आप देखिए कि हमेशा फंड्स मांगते रहे, मांगने की कोशिश कर रहा था पिछले 2 सालों में। और आईएमएफ ने इन्हें फंड सैंक्शन भी किया। लेकिन 22 फाइनेंशियली डिस्ट्रेस कंट्रीज हैं, इन्होंने इनका ग्रुप है। और ये लार्जेस्ट सोर्स ऑफ नेट रेवेन्यू बनने वाले हैं ये कंट्रीज आईएमएफ के लिए। कैसे? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इतना पैसा क्यों कमा रहा है? अब देखिए, आईएमएफ क्या करता है, कुछ कंडीशंस देता है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू कंट्रीज बन रहे हैं आईएमएफ के लिए, क्योंकि यहाँ पे आईएमएफ जब अगर आपको पैसा दे रहा है ना, तो कंडीशंस बहुत सारे होते हैं। जैसे पाकिस्तान को तो बहुत ही सारे कंडीशंस दिए थे इन्होंने। लेकिन इसके अलावा ये भी कंडीशन होता है कि अगर हमने आपको कहा है 10 साल में पेमेंट लौटानी है, अगर आप नहीं लौटा पाए तो आपके ऊपर एडिशनल पेनल्टीज लग जाएंगी, या और ऐसी पेनल्टीज और सरचार्ज ये चार्ज करता है कंट्रीज पे। तो राइटर का ये कहना है इस एडिटोरियल में कि आईएमएफ की जिम्मेदारी है कि वो ग्लोबल पब्लिक गुड के लिए काम करे। ये कोई प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिससे ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम को मजबूत करे। एंड वो कंट्रीज जो हार्डली अपना खुद का बिल पे कर पा रही है, अगर उन पे इस तरीके की पेनल्टीज लगाई जाएंगी, तो ये आईएमएफ के खुद के ऑब्जेक्टिव्स के अगेंस्ट है। तो एक अनसीमली स्टेट ऑफ अफेयर्स है जो रिजल्ट है आईएमएफ के सरचार्ज पॉलिसी का। ये एडिशनल फी लगाता है उन कंट्रीज पे जो ज्यादा, जितना प्रॉमिस्ड टाइम था कि इतने दिन में पैसा लौटा देंगे, वो नहीं लौटाते, राइट? इसके अलावा ये कंट्रीज कौन सी है? वॉर टोन कंट्री है, जैसे यूक्रेन या फिर पाकिस्तान के लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज है। 2 साल पहले जहां 1/3 टेरिटरी
जो है ये सबमर्ज हो गई थी। तो यहाँ पे आईएमएफ का मिशन क्या है कि ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को स्टेबिलिटी लेकर आए यहाँ पर और कंट्रीज की मदद करें। लेकिन अगर आप ऐसे सरचार्ज लगाओगे तो राइटर का कहना है कि ये ना तो आईएमएफ को कोई बहुत ज़्यादा फायदा दे रहा है, ना इससे ये होगा कि ये लोग रिपेमेंट करेंगे ही करेंगे, ऐसा भी नहीं होने वाला है। और इनका मेन इफेक्ट है कि इंक्रीज करे बर्डन ऑफ डेट पेमेंट्स। यस, बर्डन ऑफ डेट पेमेंट की यहाँ बात हो रही है, तो देखिए आईएमएफ से ज़्यादातर कंट्रीज जो है वो डेट में पैसा ले रही है। राइटर ये बोल रहे हैं कि आप ऑलरेडी ऐसी कंट्रीज पे पेनल्टी लगा रहे हो जिनको पैसे की बहुत दिक्कत है। तो आपका एजेंडा क्या है आईएमएफ का कि आप मदद करें, लेकिन आप मदद कैसे कर रहे हो ये बताओ। किस तरीके से पेनल्टी लगाने से मदद होगी इन कंट्रीज की। और सर चार्ज काफ़ी ज़्यादा ऑनरस बन गया है इंडिपेंडेंट कंट्रीज के लिए रिसेंट ईयर में, एंड दस मच हार्डर टू जस्टिफाई। काफ़ी ज़्यादा बड़ा बड़ा सर चार्ज भी कंट्रीज पे लग जा रहा है, इनका ये कहना है। जैसे कि अगर आप देखें 10 कंट्रीज ये फीस पे कर रही थी आईएमएफ को बाय 2023, जहाँ पे कोविड 19 का शॉक भी देखने को मिला, यूक्रेन में वॉर देखने को मिला और इंटरेस्ट रेट्स भी काफ़ी बढ़ गए। तो नंबर बढ़कर हो गया था 22 यहाँ पर। एंड इंपॉर्टेंटली आईएमएफ का जो बेसिक रेट है इंक्रीज हुआ है 1% से टू क्लोज टू 5%। तो टोटल लैंडिंग रेट आप देखिए कितना हो गया है, 7.8% तक का तो सरचार्ज लग जा रहा है। तो जितनी भी कंट्रीज मदद मांग रही है आईएमएफ से वो फंस जा रही है। और ये मोरल हैजार्ड जो आर्ग्यूमेंट है ये इग्नोर करता है कि लोन्स को अप्रूवल भी चाहिए फंड्स के एग्जीक्यूटिव बोर्ड से, जो रिजेक्ट कर सकता है फ्रिवलेस रिक्वेस्ट। एंड ये ओवरलुक करता है इस फैक्ट को कि सरचार्ज लगाने से वो कंट्री हो सकता है और ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाए इंडिपेंडेंट होने की जगह। तो यहाँ पे एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट पुट किया है राइटर ने, बट वी ऑल्सो हैव एक अनदर परसेप्शन। फिर तो ये लोगों के लिए भी होना चाहिए, राइट। कई सारे लोग जो हैं काफ़ी मुसीबत में आकर ही लोन ले रहे हैं, जैसे कोई बीमारी है एंड इलाज कराने के लिए अगर कुछ ले रहा है या फिर कोई दूसरा प्रॉब्लम है, तो उस केस में भी तो अगर आप उस पे पेनल्टी लगा रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो दे विल ऑल्सो सफ़र अ लॉट, राइट। लोग तो बहुत सफ़र कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ कि बेघर हो जा रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो कंट्रीज़ के लिए भी कई लोग ये आर्ग्यूमेंट रखेंगे कि जैसा हमारे लिए रूल है वैसे ही सेम रूल कंट्रीज़ के लिए होना चाहिए, क्योंकि आईएमएफ भी ये जो पैसा है ये फ्री में नहीं ला रही है। लोग ये भी बोल सकते हैं। तो आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू कि आपका क्या ओपिनियन है यहाँ पे, कि राइटर ने जो कहा है कि क्या ये सही है कि आईएमएफ क्योंकि एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो ये सरचार्ज ना लगाए अगर किसी कंट्री को प्रॉब्लम हो रही है रीपेमेंट करने में, उसके डेट को भले ही हम रीस्ट्रक्चर कर दें, राइट। ये हो सकता है, ऑल्टरनेटिव है कि डेट को रीस्ट्रक्चर कर दो। हम बोलेंगे कि चलो 10 साल में आप नहीं चुका पा रहे हो, इसमें हम इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ा देते हैं और इस डेट को 15 साल या 20 साल का कर देते हैं। इस तरीके से हो सकता है काम। अगर आप देखें, इन आस्किंग दिस कंट्रीज टू फाइनेंस द ग्लोबल पब्लिक गुड दैट फंड्स प्रोवाइड इज रॉन्ग। स्पेशली उस वक्त जब कंट्रीज हैं इन्हें रैंप अप करना है इन्वेस्टमेंट को, ताकि यूनाइटेड नेशंस के 2030 के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी अचीव कर पाए। तो आईएमएफ ने रिसेंटली लॉन्च किया रिव्यू अपने सरचार्ज पॉलिसी का, और यह अपॉर्चुनिटी है इस ब्रोकन सिस्टम को फिक्स करने की। जो सबसे सिंपल और मोस्ट इफेक्टिव ऑप्शन है ये है कि आप इसे खत्म ही कर दो। एंड पॉलिटिकली ये इम्पॉसिबल अगर हो पाता है तो रिफॉर्म्स एटलीस्ट ये कर सकते हैं कि टोटल इंटरेस्ट पे कुछ तो लिमिट लगाओ। इतना लिमिट, इतना ज़्यादा तो चार्ज मत करो कि कंट्रीज आईएमएफ से मदद लेने से ही डरने लगे। ये भी बात सही है, राइट। तो कुछ टेक्निकल एडजस्टमेंट्स हैं वो भी हेल्प करेंगे सरचार्ज के बर्डन को घटने में। एंड जो करंट एक्सेप्शनल एक्सेस है, लिमिट्स बियॉन्ड कंट्री सिचुएशन, जिसे कंसिडर किया जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इनफ टू अलाउ लेंडिंग आउटसाइड द स्टैंडर्ड आईएमएफ फ्रेमवर्क, अगर सरचार्ज ये इवन इफ दे मेक सेंस एज अ पॉलिसी कि चलो नहीं भाई रखते हैं, इस वक्त वो बिल्कुल भी सही नहीं है। एंड राइटर की बात कुछ सही है, अभी कोविड-19 गए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, राइट। तो यहाँ पे कंट्रीज के ऊपर ऑलरेडी बहुत प्रेशर आ गया। इसके अलावा कई सारी जगहों पर वॉर चल रहा है या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो वहाँ पर भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे कि यूक्रेन की यहाँ पे बात हो रही है, जब हम वॉर की बात कर रहे हैं, तो आईएमएफ को यहाँ पे कुछ ऐसे नियम कानून बनाने होंगे कि कुछ एक्सेप्शंस यहाँ पे लाए जाए व्हेन इट कम्स टू सरचार्ज, अगर आप पूरी तरीके से सरचार्ज को नहीं रिमूव कर पाते हो तब भी। तो यहाँ पे आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।